चले करें शुरू। टॉपिक का नाम करें शुरू। टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करें तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब यहाँ एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है भाई। प्लांट आपको याद करने, एक तो फ्लावरिंग, एक नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग में तो चार प्लांट है टोटल। प्लांटिंग किंगडम देखो तो पांच प्लांट है: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इसमें से आपको समझना है कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। हमें पांचों प्लांट पढ़ाए गए प्लांटिंग किंगडम चैप्टर नंबर 3 में। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड चैप्टर किंगडम, जिसमें पांच प्लांट हैं: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। एनसीईआरटी ने क्या किया? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो की जानकारी तो हमें दी कहां पर? डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन एनजीओ के बारे में केवल ब्रीफ नॉलेज दिया वहां पर और डिटेल करवाई चैप्टर वाइज। 5 नंबर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 6 नंबर चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एंजियोस्पर्म्स है। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो प्लांट फिजियोलॉजी एंजियोस्पर्म्स की, फिजियोलॉजी भी किसकी? एंजियोस्पर्म्स की। आगे बढ़े तो 12th क्लास में जाएंगे तो फर्स्ट यूनिट के अंदर फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब डिटेल जो करवाई हमें चैप्टर वाइज वो किसकी करवाई? एंजियोस्पर्म्स की। और चार प्लांट एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, चार प्लांट एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो ये पढ़ाई हमें डाइवर्सिटी में और एनजीओ के में डिटेल करवाई चैप्टर वाइज। हाँ या ना? तो बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट का पढ़ते हैं डिटेल में? एंजियोस्पर्म्स का। सही है। अब बात है कि टॉपिक का नाम एनाटॉमी है तो एनाटॉमी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई जैसे एक प्लांट है हमारे पास, ये है ना, इस प्लांट में स्टेम, स्टेम पर ब्रांचेस और ब्रांचेस पर लीव्स। सही है। आप बताएंगे कि सॉइल सरफेस से नीचे का जो पोर्शन है उसको तो हम बोलेंगे रूट, और इसके ऊपर जो पोर्शन है उसे हम बोलेंगे शूट। अगर आप केवल प्लांट के एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें, सही है, तो आप इसे बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? मतलब आप स्टडी कर रहे हैं किसकी? कि प्लांट बाहर से कैसा दिख रहा है, रूट, स्टेम, लीफ ये सब बाहर से कैसे दिख रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम पढ़ें या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ें, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? लेकिन आप बताइए कि अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस और एनाटॉमी दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो उसे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर तो मॉर्फोलॉजी टर्म लिखी आती है, कौन सी टर्म? तो मॉर्फोलॉजी का तो मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन अगर टर्म लिखी हुई है ग्रोस मॉर्फोलॉजी, क्या लिखी हुई है, तो फिर उसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस और इंटरनल अपीयरेंस दोनों बातें आती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब और एनाटॉमी का मतलब, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ग्रोस का मतलब, अगर तो बात लिखी हो शूट, क्या लिखी हो, इसका मतलब होता है बोलो स्टेम प्लस लीव्स। और अगर केवल बात हो किसकी, तो बोलो विदाउट लीव। विदाउट लीव क्या बोलेंगे? और विद लीव्स
बिना स्टेम के, बिना लीफ के स्टेम हो गया, और स्टेम पर लीव्स हैं तो शूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लियर है बात या नहीं? तो बेसिकली हमें पढ़ना किसको है? कौन से प्लांट्स की एनाटॉमी। सही है बात या नहीं? आप बताइए कि जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, मतलब कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी। पूछे क्या? एंजियोस्पर्म्स में हमें दो टाइप के प्लांट पढ़ने हैं। एक आप बताएंगे डाइकोट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? और दूसरे आप पढ़ेंगे मोनोकोट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? तो प्लांट्स कितने टाइप के पढ़ने हैं? एक, दूसरे, एक, दूसरे। तो दो टाइप के प्लांट्स आपको याद करने हैं। एक को बोलेंगे आप डाइकोट प्लांट और दूसरे को। आप बताइए कि डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि एनाटॉमिकली अगर हम देखें, देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, और एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ोगे? तो आप ये समझिए कि जब डाइकोट की बात करोगे ना आप, तो डाइकोट में आपको लीफ, स्टेम और रूट तीनों पढ़ने पड़ेंगे अलग। लीफ, स्टेम और रूट। तो डाइकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट। बोलो अंदर से देख के समझ जाएंगे कि डाइकोट का है क्या मोनोकोट का। देखो एक तो होता है प्लांट को बाहर से देख के समझना, कि बाहर से मुझे प्लांट दिखाओ, मैं कहूंगा ये मोनोकोट है ये डाइकोट है। मुझे प्लांट बाहर से दिखाओ मत, आप बाहर से प्लांट मत दिखाओ। आप क्या करो, प्लांट का स्टेम का, लीफ का, रूट का क्या पढ़ाओ? इंटरनल स्ट्रक्चर, टीएस या एलएस। मैं देख के बता दूंगा कि ये डाइकोट है या। पूछो क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ इंटरनली भी एक दूसरे से, एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ इंटरनली भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि हम डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ को एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करते हुए, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, और डाइकोट रूट और डाइकोट और मोनोकोट रूट को भी एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करते हुए। इसका मतलब आपको टोटल 6 डायग्राम याद करने पड़ेंगे एनाटॉमिकली, अगर आप पहचानना चाहते हो तो, क्योंकि अलग अलग है। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर जब ये सेम ग्रुप के प्लांट हैं, किसके? एंजियोस्पर्म के, तो ये अलग अलग क्यों है? तो आप बताइए कि इवोल्यूशन में अर्थ पर पहले जो प्लांट डेवलप हुए थे उनका नाम क्या था? क्या नाम था? और डाइकोट के बाद कौन डेवलप हुआ? कौन डेवलप हुआ? तो पहले कौन डेवलप हुआ? फिर पहले, फिर पहले, फिर। तो आप बताओ कि डाइकोट के बाद कौन आए? तो ये एनाटॉमिकली डिफरेंट क्यों हुए? बोलो। क्योंकि इनको डेवलप करनी थी अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इन देयर रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट में अपने आप को लंबे टाइम तक सरवाइव करवाने के लिए इवोल्यूशन के दौरान उन्होंने क्या डेवलप करी? क्या डेवलप करी? अगर आज डाइकोट प्लांट के अंदर आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ, स्टेम और रूट को पढ़ते हैं, तो उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे, वो कैरेक्टर्स उनके क्या होंगे? ऐसे अगर आप इससे मोनोकोट में जाएंगे और मोनोकोट में भी यही चीज पढ़ेंगे, तो वो मोनोकोट की क्या होंगी? तो आप बताइए कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन इन प्लांट्स ने अपने लिए क्या डेवलप करी हैं? क्या डेवलप की हैं? और बेटा एडेप्टेशंस डेवलप करी हैं, इसलिए तो ये प्लांट्स अलग अलग हैं अंदर से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? एनवायरमेंट बदलता गया तो धीरे धीरे प्लांट के अंदर के कैरेक्टर भी बदलते गए। तो बेसिकली ये क्या है? एडेप्टेशंस हैं। क्या है? क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? ठीक है। बोलो जब, हाँ बेटा, प्लास्टिसिटी तो डेवलपमेंट के दौरान होता है, ये इवोल्यूशन के दौरान है।
प्लास्टिसिटी कब होता है भी एक सीड से जब एक नया मैच्योर प्लांट डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के दौरान प्लांट अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर डेवलप करने की एबिलिटी रखता है, इसको उसकी तो प्लास्टिसिटी ड्यू टू इवोल्यूशन होती है। और जब इवोल्यूशन की वजह से कैरेक्टर चेंज होते हैं हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, तो उसको अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन कभी एक दिन में नहीं आती, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, यस और नो। तो अडेप्टेशन अलग चीज है, प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट होता है और अडेप्टेशन ड्यूरिंग इवोल्यूशन होता है, तो मिक्स नहीं करना है इसको। क्लियर है बात, बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। बताइए कि जब हम एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन खत्म, ये बातें इंट्रोडक्शन में लिखी हुई हैं सारी जो मैंने बोली है, हवा में कोई बात नहीं करता, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए अभी तक। हम अभी हम बात करेंगे कि भाई जब हम एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाती है वो है द टिश्यू। सही है बात या नहीं, हालांकि आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा है, अच्छा अभी नहीं पढ़ा है, एनिमल टिश्यू नहीं हुआ आपके, कोई बात नहीं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ आप तो 15 मई वाले हो ना, कोई बात नहीं, हम बात करें किसकी, टिश्यू की, तो आप बोलो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स, बोलो ग्रुप ऑफ कैसी सेल्स, बोलो ऐसी सेल्स जो होंगी सिमिलर इन ओरिजिन, मतलब सेम सेल से डेवलप होंगी डिवीजन के द्वारा, और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। तो बोलो टिश्यू इज ग्रुप ऑफ एंड ऑल सेल्स ऑफ द टिश्यू आर सिमिलर इन बोलो यूजुअली सिमिलर इन फंक्शंस ऑल्सो। लेकिन यहां टर्म क्या लगी है, सही है बात या नहीं, रीजन क्या है, यूजुअली टर्म लगने का रीजन है कि जो सेल्स होती हैं किसकी, टिश्यू की, वो सारी सेल्स एक जैसा फंक्शन कर सकती, हमेशा करेंगी ये जरूरी, कर सकती, हमेशा करेंगी ये जरूरी, पूछो कैसे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि भाई टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यू जो होता है उसमें सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, लेकिन जो टिश्यू हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन, जैसे मैं बात करूं जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम में 4 टाइप की सेल हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम, जाइलम पैरेनकाइमा, 4 ऐसे, फ्लोएम में 4 सेल, सीव ट्यूब या सीव सेल, कंपेनियन या एल्ब्यूमिनस सेल, उसके बाद फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो फंक्शन अलग अलग है, जैसे वेसल्स और ट्रैकेट्स का काम होता है वाटर का कंडक्शन और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट, जाइलम फाइबर का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन जो जाइलम पैरेनकाइमा उनका काम है स्टोरेज ऑफ द फूड एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। तो एक ही टिश्यू की कितनी सेल है, लेकिन फंक्शनली पूरी तरह से एक दूसरे के सिमिलर, इसलिए एनसीईआरटी ने यहां टर्म यूजुअली लगाई है कि भाई जो टिश्यू की सेल्स होती हैं, भाई आता ही ना क्लास में अगर ऐसे काम करने थे तो, है क्या नाम है, पहली बार आया क्या क्लास में, है फिर पता बैठना होता है या नहीं पता। अभी वैसे भी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को तो लोग यही कहते हैं कि ये टॉपिक समझ नहीं आता, रटने का है, वैसे भी बेचारे को ऐसे ही मतलब फेंक रखा साइड में, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी तो बच्चा कर लेगा, हाँ अपने आप पढ़ लेता है, क्योंकि रटने का तो है सारा, भाई बिल्कुल भाई, रटने का तभी तो साइंस में है, वरना ये मतलब आर्ट्स वार्ट्स में होता अगर याद करने का होता तो, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दो बातें हैं। एनवायरमेंटल अडेप्टेशन अगर आप सही से समझ पाते हैं, चीजों को आप सही से अगर विजुअलाइज कर पाते हैं तो आपको एनाटॉमी याद हो जाती है, और नहीं कर पाते तो फिर तो रटने का टॉपिक तो सबके लिए है ही, जैसी दुनिया वैसे हम। आजकल के टाइम में मैं आपको बताऊं, अभी जो दिन चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं कि भाई बारिश का मौसम है, थोड़ा उमस का टाइम है, तो बच्चे का एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है इसमें, है ना, डल रहता है अपने आप को, बच्चा थोड़ा लो फील करता है, और बच्चा आके सारा दिन, सर नींद बहुत आती है, सर पढ़ने का मन नहीं करता, सर ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, भाई ये तो सबको ही आ रहे हैं, ये तो
सबके साथ है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। लेकिन करना क्या है? करना ये है कि उस टाइम में अपने आप को बचा के रखना है। पूछो क्यों? क्योंकि यही एक टाइम है जो आपको दूसरों से आगे निकालेगा। जिस टाइम पे पढ़ने का मौसम था, बिल्कुल मौसम सही था, तबीयत सबकी ठीक, उस टाइम पे तो सब पढ़ रहे हैं। जब आप तब पढ़ो जब दुनिया नहीं पढ़ रही, हाँ या ना? तो वही टाइम होता है जो आपको दूसरों से आगे निकालेगी। और कंपटीशन का यही तो मीनिंग है, या नहीं है? तो फिर तो आप इस मौसम का, इस टाइम का पूरा पूरा फायदा उठाइए, अपनी विल पावर को बचा के रखिए। जिस टाइम पे दुनिया ये सोच रही है कि ये उमस के दिन है, इनमें अच्छे से बैठ के पढ़ा, उन्हीं दिनों में आप सबसे अच्छा पढ़िए, अपना अब से सबसे अच्छा स्पेंड करिए टाइम किताबों के साथ। आप अपने आप आगे बढ़ेंगे बच्चे, और सिलेक्शन श्योर करेंगे आप अपना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो दोबारा आते हैं टॉपिक पे। तो बताइए यूजुअली टर्म क्यों लगाई है एनसीईआरटी ने? समझ आई आपको ये बात? क्योंकि एक टिश्यू की जो मल्टीपल सेल्स होती हैं वो सारी एक जैसा ही फंक्शन हमेशा परफॉर्म करेंगे, जरूरी। आप टिश्यू में पहली लाइन पढ़ के देखो कि ग्रोथ इन प्लांट्स, टिश्यू की पहली लाइन, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ द हैविंग, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली, हाँ ऑलवेज नहीं, हमेशा बात ये ठीक। क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दिया भी है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के केस में ऐसा हो जाता है, इसलिए यूजुअली टर्म आपको लगानी पड़ेगी, हाँ या ना? दूसरा, जब हम टिश्यू की बात करते हैं, बताइए प्लांट टिश्यू, जब हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू हमें पढ़ना होता है दो टाइप का। एक आप बताएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन सा टिश्यू बताएंगे? और दूसरा आप बताएंगे परमानेंट टिश्यू। एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है? बताइए। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, किसकी? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है कि इनकी जो सेल्स हैं कंटिन्यू टू डिवाइड करती हैं, लगातार क्या करती हैं? अब लगातार क्या कर रही हैं? तो आप बताइए कि ये सेल्स मैच्योर नहीं है, इमैच्योर सेल्स हैं। मतलब ग्रुप ऑफ इमैच्योर सेल्स, बोलो ऐसे, विच आर कंटिन्यूअस डिवाइड टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो लगातार डिवाइड करती जा रही हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये सेल मैच्योर होने का इनको मौका। तो आप इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और यहां परमानेंट में बोलो लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवीजन की एबिलिटी का क्या कर दिया? यस और नो? तो बताओ, लॉस द एबिलिटी टू, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, इसका मतलब ये सेल्स कैसी हैं? कैसी हैं? मैच्योर सेल्स हैं। सही है बात या नहीं? बोलो, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर नॉट एबल टू डिवाइड एंड फॉर्मिंग प्लांट बॉडी। मतलब प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन, जैसे हम रूट स्टेम की बात करें तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, ये सब मैच्योर सेल्स हैं। तो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन मैच्योर सेल्स करती हैं। कौन करती हैं? तो आप बताइए कि जो परमानेंट टिश्यू होता है ये प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये लगातार डिवाइड करके नई सेल्स को प्लांट बॉडी में ऐड करता है, हाँ या ना? यस और नो? बढ़ू मैं आगे। तो कितने टाइप का टिश्यू है? पहला, दूसरा। तो सबसे पहले हम जो टिश्यू पढ़ेंगे उसका नाम बोलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या नाम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो आप बताइए कि ये जो टर्म है ये ग्रीक टर्म मेरिस्टोस से है। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है? आप बताइए, बायोलॉजी में जो मैक्सिमम टर्म्स है ना बच्चे, वो ग्रीक और लैटिनाइज हैं। लैटिन लैंग्वेज तो डेड लैंग्वेज है, ये आप डाइवर्सिटी में पढ़ाते हैं जब आप आईसीबीएन, आईसीजेडएन, है ना, आईसीवीएन, आईसीएनबी पढ़ते हैं। बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, वायरल नोमेनक्लेचर, प्लांट नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना जब आप, तो आपको पता चलता है कि लिखे गए नाम जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं उनको लैटिनाइज किया जाता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है।
तो बायोलॉजी में ज्यादातर नाम लैटिन और ग्रीक से है। बोलो ग्रीक से क्यों? फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, दोनों ही ग्रीक साइंस वो थे, फिलोसफर थे, जो आगे चल के बच्चे प्लांट्स के बारे में हमें समझाया उन्होंने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ज्यादातर बायोलॉजिकल टर्म्स वो है वो ग्रीक और लैटिन में ही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो मेरिस्टोस एक ग्रीक टर्म है, जहां से टर्म आई है बच्चे क्या, डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या सही है बात या नहीं? जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो आप बताएं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले भी पढ़ाए हैं आपको, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। कब पढ़ाए थे? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में बात हुई थी इसके बारे में, जब हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ को पढ़ा था ना तब। कब हुआ था? फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ा था ना उस टाइम पे। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ पढ़ते टाइम हमने ये पढ़ा था कि भाई तीन ग्रुप फेजेस होती हैं। एक तो होती है सेल डिवीजन, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। दूसरी फेज होती है एलोंगेशन, और तीसरी होती है मैच्योरेशन। और एलोंगेशन से जब मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। याद है आपको या नहीं? तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने वहां भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं। 5 मिनट में पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक तो बताइए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इनकी जो सेल्स होती हैं क्या होती हैं? बोलो आइसो डायमेट्रिक होती हैं, यस और नो? एंड स्मॉल इन साइज, साइज में कैसी होती हैं? और साथ में आइसो डायमेट्रिक होने का मतलब है कि सभी सेल्स का डायमीटर लगभग। और आप ये भी बताएंगे कि भाई सभी सेल्स जो है वो साइज में कैसी हैं? छोटी हैं। और कैसी हैं? आइसो। और आइसो डायमेट्रिक होने से बोलो नो या लेस। लेस भी लिखने के बजाय वेरी लेस लिखो। नो या वेरी लेस इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं। कम होने की वजह से बताओ इस टिश्यू को हम कॉम्पैक्ट टिश्यू कहेंगे। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉम्पैक्ट टिश्यू, यस और नो? बोलो बिल्कुल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक कॉम्पैक्ट टिश्यू है, क्योंकि सेल साइज में छोटी और आइसोडायमेट्रिक होने की वजह से सेल्स जो होती है बहुत ज्यादा सटी हुई रहती हैं। तो बीच में इनके क्या नहीं मिलता? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता। बोलो सेल्स हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? आप ना एक बात समझना, आपने अभी सेल डिवीजन पढ़ा नहीं है, सेल साइकिल पढ़ा होता तो आपको शायद मुझे ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बताइए कि जब भी कोई सेल डिवीजन के लिए जाती है तो पहले उसे डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। और डिवीजन के लिए जो प्रिपेयरिंग फेज है ना, उसको इंटरफेज कहा जाता है। पेज नंबर 163 देखो आप, 163 नंबर पेज। सेल साइकिल का डायग्राम है ऊपर ऊपर, है या नहीं है? सेल साइकिल के डायग्राम में आप देखेंगे, डायग्राम के ठीक साथ में दो ब्लैक डॉट हैं, जिसमें पहली फेज का नाम इंटरफेज और दूसरी का एम फेज है। हाँ या ना? आप बताइए कि जो इंटरफेज है उसमें सेल मोर देन 95% टाइम स्पेंड करती है। जैसे मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल डिवाइड करती है 24 घंटे में एक बार, उसमें से 23 घंटे तो इंटरफेज में ही है। डिवीजन तो लास्ट के 1 घंटे में होता है। हाँ या ना? और सेल साइकिल का जो डायग्राम है ना, उसमें जो येलो कलर की शेड से 3 फेजेस बनी हुई हैं, G1 S और G2। वो G1 S, बेटा डायग्राम देखो, डायग्राम पटेल साहब, आप तो खो गए। तो 3 फेजेस हैं, G1 S, और तीनों को मिलाकर इंटरफेज कहते हैं। और बताइए इंटरफेज में सेल बहुत ज्यादा क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव। पूछो क्यों? क्या होता है कि एक सेल में मान लो 5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक न्यूक्लियस है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, 50 उसमें राइबोसोम्स हैं। तो बताओ कि जब डिवीजन करके सेल कितनी बनेगी? तो दो बनने के लिए 2 न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 10 100 राइबोसोम होने चाहिए, ताकि वो आधे आधे डिवाइड हो जाएं और बनने वाली डॉटर सेल्स बिल्कुल सेम एज मदर सेल हो। तो सेल्यूलर कंपोनेंट सेल को क्या करने पड़ते हैं?
डबल करने पड़ते हैं, डबल करने पड़ते हैं, तो सेल हाईली क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, हाँ या ना। अगर सेल हाईली मेटाबॉलिकली क्या है, सेल अगर हाईली मेटाबॉलिकली क्या है, तो उसे साइटोप्लाज्म की जरूरत ज्यादा है या कम, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो साइटोप्लाज्म की जरूरत ज्यादा है या कम, ज्यादा है। और सेल का साइज कैसा है, और साइटोप्लाज्म की डिमांड क्या है, यस और नो। तो आप बताएंगे कि इन सेल डेंस साइटोप्लाज्म इज फाउंड, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। जोहरा नाम का कोई बच्चा है और वो कह रहा है कि इस बार टेस्ट का सिलेबस क्या है, कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी टेस्ट में नहीं आ रही लेकिन नीट में तो आ रही है ना। अब कई बच्चों को लगेगा कि चलो ये तो क्लास छोड़ ही देते हैं, एनाटॉमी कौन सा टेस्ट में आ रहा है, तो टेस्ट में नहीं आ रहा लेकिन नीट में तो आएगा ही, है ना। इज्जत पे ले रहा है, बेइज्जती महसूस कर रहा है, नहीं नहीं, है, अच्छा, कोई नहीं, आगे बढ़े। भाई एक बात समझाता हूं मैं आपको, बेइज्जती महसूस करने के लिए पहले इज्जत होना जरूरी है ना, और उसके लिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात, तो ये बात ध्यान रखिए आप, तो फिर गुस्सा दिखाइए फिर अच्छा लगता है। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, क्या कईयों को तो ऐसा होता है ना, कल मैंने एक को बोला, मैंने कहा तेरे को गुस्सा बहुत है, खून में मतलब पीछे से बोला धीरे से, खून में गर्मी है। हाँ तो मैंने कहा ये गर्मी तब कहाँ चली जाती है जब किसी से काम निकलवाना होता है, किसी से जरूरत हो ना काम करवाने की कोई, और सामने वाला नहीं मान रहा और पता हो कि यार इससे काम करवाना ही है, तो फिर तो ऐसा हो जाता है यार तू तो मेरा भाई यार, अपने तो पक्के दोस्त है ना, ऐसे करके फिर उस टाइम पे वो गर्मी पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन जब जरूरत नहीं होती ना, और जब ये होता है कि यार मेरे को तो मतलब बेइज्जती महसूस, तब गुस्सा आता है कि खून में गर्मी है, तो ये गर्मी फिर तब भी रहनी चाहिए, फिर तो मैं समझू कि परमानेंट गर्मी है भाई। नहीं समझ रहे, इंसान अपने आप को मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोल्ड करता है, फिर कहता है खून में गर्मी है। ये बच्चों जैसे रखते हैं, ये बातें लेट समझ में आती हैं, मुझे भी आई हैं। सही बात है, सच बात है ये। हाँ इसलिए तो समझा रहा हूं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से। तो आप बताइए कि डेंस साइटोप्लाज्म है क्यों, क्योंकि सेल का साइज क्या है और साइटोप्लाज्म की जरूरत, यस और नो। अगर आप एक मेरिस्टेमेटिक सेल को देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल को इंटरफेस में जब आप देखते हैं, तो आप बताइए कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ आपको लार्ज क्या दिखता है, न्यूक्लियस दिखाई देता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। लार्ज और कॉन्स्पिशियस मींस क्लियरली विजिबल है, क्या दिखता है, न्यूक्लियस। ये आपको लिखे गए कैरेक्टर हैं कहां पर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कहां पर, फेजेस ऑफ ग्रोथ में लिखा गया है। अब बताओ कि अगर टिश्यू कैसा है, तो सेल्स सटी हुई है आपस में, तो बोलो मोर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस क्या होंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ज्यादा होंगे, सही है बात या नहीं। मतलब सेल्स अगर आपस में सटी हुई हैं तो इनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट भी ज्यादा रहेगा ना, यस और नो। और ज्यादा कनेक्ट रहने का मतलब साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स का एक्सचेंज भी, और सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली। अब आप बताओ कि भाई प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, क्या होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके एक सेल बनाती है ना, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करके क्या बनाती है, तो सबसे बाहर जो सेल वॉल बनती है ना पहली बार, उसे क्या कहते हैं। फिर बताओ कि ये धीरे धीरे सेल जब मैच्योर होना शुरू करती है तो प्राइमरी के अंदर की तरफ एक थिक वॉल और बनाती है, रिजिड और थिक, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। क्योंकि अगर अब अभी आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी नहीं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि अंदर की तरफ बनने वाली वॉल को क्या कहा जाता है। और बताओ कि सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है, सेकेंडरी वॉल फॉर्म एट मैच्योरिटी, मतलब जब प्लांट सेल को क्या होना होता है,
उस टाइम पे कौन सी लेयर बनती है? तो मुझे बताओ कि मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर है या इमैच्योर? क्योंकि हमने पहले ये बात बताई है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो इमैच्योर सेल्स का बना होता है, हाँ या ना? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर सेल्स का बना हुआ है या इमैच्योर का? इमैच्योर का बना है, तो इसमें प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल होगी या सेकेंडरी? हाँ हाँ, तो आप बताइए, इसमें प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल होगी, जो कि होती है, बोलो, थिन। और साथ ही याद रखो, बोलो, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। कि अगर सेल के अंदर क्या चला जाए, पानी, तो पानी जाने से अंदर से क्या लगेगा, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर से सेल फैल सकती है। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल अपने साइज को छोटा बड़ा, मैच्योर सेल में ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैच्योर सेल में कौन सी वॉल बन गई, और सेकेंडरी वॉल, बोलो, रिजिड होती है। सेकेंडरी वॉल एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल, हाँ या ना? जैसे हम कहते हैं कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, हाँ या ना? तो बताइए कि इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट, बट स्मॉल वेसाइकल्स आर फाउंड। बड़ी बड़ी वैक्यूल, बड़ी सारी जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पड़ते हैं वो तो नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी वेसाइकल्स तो। पूछो कैसे? अभी क्या आपने सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ी, इसलिए बात बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। आप बताइए कि सेल है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक, और साथ में एक सेल ऑर्गेनल है गोल्जी। बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, बोलो ऐसे। जब मटेरियल्स का सिंथेसिस करते हैं तो ये मटेरियल्स छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स में पैक किया जाता है। ईआर और गोल्जी बॉडी के साथ उनमें छोटी छोटी क्या बनती हैं? तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है? क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये सेल ऑर्गेनल काम कर रहे होंगे? तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी वेसाइकल्स मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। लेकिन क्या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? आप बताइए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वेस्ट और स्टोर मटेरियल्स नहीं मिलते। पूछो क्यों? बोलो, सेल है मेटाबॉलिकली एक्टिव। सही है। आपके घर पे जैसे आप सोच के देखो कि भाई आपकी छुट्टियां लग गई हैं, आपको घर पे जाना है, आपकी कल ट्रेन है, और आज आपके घर पे कुछ सामान बचा हुआ है, तो आप उसको आज खा जाओगे, है ना? कि ताई भाई बचा हुआ ना रह जाए, कल तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। तो ऐसे ये सेल भी कहती है कि मुझे तो क्या होना है, डिवाइड होना है। तो अब तो बताओ कि एक सेल थी, वो डिवाइड करके कितनी सेल बनाती है? तो उसको पता है कि भाई मेरे को तो डिवाइड हो जाना है, मेरे को तो सेल रहना ही नहीं, स्टोर करके क्या करना है, छोड़ो। इसलिए सारा का सारा मटेरियल वो क्या करती रहती हैं, यूज करती रहती हैं। तो बोलो, वेस्ट और स्टोर मटेरियल नहीं पाए जाते किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। किसमें? और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, बोलो, प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। बोलो, प्लास्टिड्स। जैसे प्लास्टिड की बात करूं तो 3 टाइप के प्लास्टिड आपको याद करने हैं। पेज नंबर 136 देखो, 135 नंबर पेज देखो, 135। इसमें ना नीचे नीचे प्लास्टिड्स हैं। इसके पहले पैराग्राफ में बोल्ड करके लिखे हैं 3 प्लास्टिड्स। एक का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम। हाँ, बोलो, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलरफुल, और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन। अब क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसमें कोई कलर नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिड एब्सेंट है। बट बोलो, इमैच्योर प्लास्टिड्स, बोलो, बट इमैच्योर प्लास्टिड, इसे कहते हैं प्रोप्लास्टिड, प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लास्टिड की इमैच्योर फॉर्म तो प्रेजेंट। हुआ क्या कि भाई जैसे ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल थी, सही है बात या नहीं? इस मेरिस्टेमेटिक सेल में हुआ सेल, कितनी सेल बनी?
अब मान लो कि जिस सेल ने तो बननी होगी हरी सेल, ग्रीन पार्ट की सेल, वो तो क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेगा प्रोप्लास्टिड से। लेकिन जिस सेल को मेच्योरिटी पर बनना होगा कलरफुल सेल, क्या बनना होगा, वो डेवलप कर लेगा क्रोमोप्लास्ट। लेकिन जिस सेल को मैच्योर सेल बनना होगा कलरलेस पार्ट का, किसका बनना होगा, उसको बोल देंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। कि डिवीजन से बनने वाली नई सेल्स, उनमें प्लास्टिड तो प्रोप्लास्टिड होता है, प्लास्टिड की इमेच्योर फॉर्म। लेकिन आप बताइए कि अगर ये कलरफुल पार्ट बनेगा तो क्या डेवलप करेगा, प्रोप्लास्टिड से क्रोमोप्लास्ट बनेगा, हाँ या ना, यस और नो। इसका मतलब अगर इसको ग्रीन बनना है तो, और अगर इसको कलरलेस बनना है तो ल्यूकोप्लास्ट, हाँ या ना। मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, बोलो ऐसे। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फूड, इसलिए तो बोलो सिंक का काम करती है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया था मैंने आपको बात, इसलिए मैंने कहा था ग्रीन लीव से फूड बन के नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स की तरफ भी जाता है, और उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अपने आप में एक सिंक है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फूड, लेकिन यूज तो करते हैं और जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्या है, तो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है कि इनको फूड की रिक्वायरमेंट, अब ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो लीव से बन के भी आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, अच्छे से। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। यहां तक तो प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो, हाँ बेटा। ओ मस्त रहे तो, बाकी तो ये तो अभी मेरिस्टेम की बताया, रूट शूट सब छोड़ एक बार तो। और क्या हाल है, मस्त। मेरिस्टेम चाहे रूट में हो, शूट में हो, लीफ में हो, स्टेम में हो, कहीं हो, उसमें प्लास्टिड नहीं होते, वो हमेशा सिंक होता है? ग्रीन कलर का होता है ग्रीन कलर का, किसमें, रूट में? तो शूट में तो ग्रीन होता ही है। मैं कह रहा हूं बेटा, जैसे ना, अभी रुको, ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब मैं प्लांट देखता हूँ ना तो मेरे को सारा ग्रीन ही दिखता है, ऊपर ऊपर से न्यूली फॉर्म पार्ट भी ग्रीन दिखता है, और आप कह रहे हो वहां तो होता ही नहीं। तो इस बार मैं थोड़ा बताऊंगा तेरे को, तो जाके उसी हिसाब से देखना। अगर तेरे को ग्रीन दिख जाए तो मेरे को गलत मान लेना, और ग्रीन ना दिखे तो आके मुझे थैंक यू बोल देना। लेकिन मैं बताऊंगा कि देखना क्या है तेरे को, ठीक है? करें भी शुरू। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं, उनके नाम क्या क्या है। आपको उसके अलावा कुछ नहीं सोचना अभी। अभी सिर्फ सिंपल मैं क्या बताऊंगा, वर्ड्स। भाई तू गलत बंदे के साथ बैठा है और दोबारा बातें करेगा तो उठा के क्लास से बाहर फेंक दूंगा मैं। हाँ, इधर हो, तो खड़ा होकर मेरे पास आ जा। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बैठ यहाँ। आए तो है क्लास में पढ़ने, लेकिन कमेंट मारेंगे, आपस में बातें करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, फिर कहीं जाके इनको अंदर से तसल्ली मिलती है कि हाँ, आज का मैंने काम पूरा कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पोजीशंस की, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां कहां पाया जाता है और उनके नाम क्या है। रीजन पता है क्या है, आगे जब हम मेरिस्टेम को डिटेल करेंगे ना, तो मैं आपको मेरिस्टेम का नाम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन में, कहीं मैं बोलूंगा, तो आप फिर बार बार पूछे सर ये क्या होता है, अच्छा सर ये कौन सा मेरिस्टेम है, अच्छा ये मेरिस्टेम कहाँ होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाए कि प्लांट बॉडी में मेरिस्टेम कहाँ कहाँ होता है और उसका नाम क्या होता है। अगर ये क्लियर हो गया तो उसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे तो जब नाम बोलेंगे तो कम से कम ये तो पता होगा ना कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सही है बात या नहीं? तो शुरू करते हैं। आप बताइए कि हमारे पास एक प्लांट है, क्या है ये, इस प्लांट का ये रूट पार्ट है,
ये इस प्लांट का शूट पार्ट है, सही है, और इस पर लीव्स, लीव्स, सही है। एक तो आपको मेरिस्टेम याद करना है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, बोलो ऐसे। और इसके साथ साथ याद करना है एक रूट एपिकल, ठीक है। ये बिल्कुल प्लांट के टिप्स पर होते हैं, एंड पर, हाँ या ना। दूसरा आपको याद करना है कि जैसे एक लीफ होती है ना, लीफ, ये क्या है, लीफ के जो किनारे होते हैं, बोलो मार्जिन्स, वहां एक मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, और इसके मार्जिन्स पर पाया जाने वाला मेरिस्टेम होता है, बोलो मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ लीफ। मतलब जब भी आपको मार्जिनल मेरिस्टेम लिखकर दिया जाए तो आप किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, लीफ के बारे में, सही है। फिर बात आप करें स्टेम की, किसकी बात करें, बोलो स्टेम पर होती हैं स्ट्रक्चर्स नोड और इंटरनोड। बोलो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नोड कहते हैं, नोड पर डेवलप होती हैं लीफ, क्या डेवलप होती हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए कि ऐसा मेरिस्टेम जो इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट हो उसे इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो दो तो याद करने हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम और एक शूट एपिकल मेरिस्टेम कहां होता है, रूट और शूट के टिप पे, शूट के टिप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पे मार्जिनल मेरिस्टेम होता है लीफ के किनारों पर, हाँ या ना। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है स्टेम में इंटरनोड के बेस पर, बोलो ऐसे, सही है बात या नहीं। बोलो ये जो हुए टिश्यू ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्लांट की लेंथ में इंक्रीज करवाते हैं, हाँ या ना। लेकिन जब प्लांट लेंथ में इंक्रीज करता है तो प्लांट की गर्थ भी इंक्रीज, हाँ या ना। तो जैसे मैं कहूं कि भाई अपने पास गोल डायग्राम बनाते हैं ना बढ़िया ऐसे, बोलो एपिडर्मिस है, मैं आपको स्टेम का टीएस पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। किसका टीएस, स्टेम का टीएस बता रहा हूं। स्टेम के टीएस में एक तो आपने पढ़ा एपिडर्मिस और दूसरा एंडोडर्मिस, क्या पढ़ेंगे आप, एंडोडर्मिस, सही है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, क्या होते हैं, इन वेस्कुलर, ये मैं आपको बता रहा हूं, बोलो टीएस ऑफ स्टेम, ठीक है। इसमें बाहर की तरफ बोलो फ्लोयम, ठीक है, और अंदर की तरफ जाइलम होता है ऐसे, ये क्या है, सही है बात या नहीं। बताओ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जाइलम और फ्लोयम के बीच में यहां प्रेजेंट होता है, किसमें, ये बात स्टेम के लिए एप्लीकेबल है, रूट के लिए एप्लीकेबल, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। स्टेम के बिल्कुल ठीक, जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है। और आप बताइए ये जो एक स्ट्रक्चर है ना ये वाली, जिसमें जाइलम और, इसको कहते हैं बोलो वेसिक्यूलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जाइलम फ्लोएम के बीच में ये जो टिश्यू है ना इसे बोलोगे, बोलो इंट्राफेसिक्यूलर, इंट्रा कैम्बियम,
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बोलो विद इन वेसिकुलर बंडल। एक ही बंडल के अंदर, सीधे बैठो भाई, सीधे आई कांटेक्ट कंपलसरी है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। एक ही बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, हाँ या ना, जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? लेकिन आपको यह भी समझना है कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी सेकेंडरी मतलब टिश्यू प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, हाँ या ना। और जो टिश्यू बनता है दो बंडल्स के बीच में, दो, उसे कहते हैं, बोलो, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जब बात इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात आती है तो आप बताते हैं, बोलो बिटवीन, बोलो बिटवीन वेसिकुलर बंडल्स। मतलब दो वेसिकुलर बंडल्स के बीच का जो टिश्यू है ना, दो बंडल्स के बीच का जो टिश्यू है उसको क्या बोलेंगे? और विद इन द बंडल है वो क्या है? विद इन द बंडल, दो बंडल्स के बीच में, विद इन द बंडल, दो बंडल्स के बीच में। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भाई जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है ना स्टेम का, ये, हाँ या ना, यहां पर भी बोलो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर एक डिविजनल सेल्स की लेयर बनती है। क्या बनती है? और इस डिविजनल सेल की लेयर को हम, बोलो, कोर्क कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम फैलोजन भी है, जो कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आपको फैलोजन लिखा हुआ मिले, कॉर्क कैम्बियम मिले, बोलो मेरिस्टेम। इंटरफेसिकुलर लिखा हो कैम्बियम तो मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर लिखा हो कैम्बियम तो मेरिस्टेम, एपिकल रूट एपिकल शूट लिखा हो मेरिस्टेम, मार्जिन ऑफ द लीफ पूछा गया हो मार्जिनल मेरिस्टेम, एट द बेस ऑफ द इंटरनोड पूछा गया हो। क्लियर है बात या नहीं? हाँ या ना, यस और नो? तो बोलो प्लांट की ये वो लोकेशंस हैं जहां पर सेल डिवीजन होता है। इनके अलावा, इनके अलावा कहीं हो रहा है तो वो ट्यूमर बन रहा है। याद आया आपको? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताई थी मैंने आपको बात। तो प्लांट के ये वो पोजीशंस हैं जहां पर क्या चलता है? सेल डिवीजन। क्या चलता है? क्या चलता है? तो आप बताइए, प्लांट में जो प्लांट ग्रोथ है वो फिक्स लोकेशंस पर होती है, इसीलिए प्लांट ग्रोथ को लोकलाइज्ड ग्रोथ पढ़ते हैं। फिक्स लोकेशंस पर हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट में कहां कहां ग्रोथ हो रही है, तो आप बताओगे सर एपेक्स ऑफ द शूट एंड रूट, margins of the leaf, at the base of the internode, between the xylem phloem and between the vascular bundles and in cortex region। बस, हाँ या ना? इसलिए जब आप पढ़ना शुरू करते हो टिश्यू के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, तो एनसीईआरटी पहली लाइन में लिखती है कि ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द कॉल्ड लोकलाइज्ड। क्यों बोला? क्योंकि पूरा प्लांट की सेल, सारी की सारी सेल्स ऑफ द प्लांट मेरिस्टेमेटिक, डिविजनल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ फिक्स लोकेशंस पर ही। बोलो प्लांट और एनिमल में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है फिक्स लोकेशंस पर, और जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है बोलो डिफ्यूज्ड ग्रोथ होती है। एनिमल्स की ग्रोथ पूरी बॉडी एक साथ, हमारी बॉडी में कहीं कोई पिन पॉइंट नहीं है कि केवल यही हिस्सा ग्रो कर रहा है। बोलो पूरी बॉडी एक साथ ग्रो करती है, हाँ या ना? भाई आप सोचे छोटा बच्चा है जिसके हाथ पैर कान नाक पेट सब क्या है, अब जैसे जैसे वो ग्रोथ करना शुरू करेगा बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते उसके हाथ कान नाक पैर सब एक साथ ही बढ़ते हैं। ये नहीं होता कि भाई धड़ पहले बढ़ गया टांगे बाद में बढ़ेंगी, या फिर ऐसे हो जाएगा टांगे पहले बढ़ गई धड़, तो फिर बोलो इंसान कम और कार्टून ज्यादा है। हाँ देख लो आप, मोटू पतलू में शरीर मोटू का इतना, पैर इतने से ही है, और उसी, हाँ उसी के अंदर ही सिंघम है, टांगे ये इतनी लंबी है और ऊपर धड़ छोटा सा ही है।
नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो एनिमल्स की ग्रोथ पूरी बॉडी एक साथ ग्रो करती है, तो हमारी ग्रोथ को बोलो डिफ्यूज ग्रोथ कहते हैं कि पूरी बॉडी में ग्रोथ फैली हुई है। लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ फिक्स, इसीलिए लोकलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्लियर है बात या नहीं? एक तो ये टिश्यूज के नाम आपको याद करने हैं, ये याद रह जाएंगे आपको। कौन कौन से टिश्यू याद करने हैं? एपिकल शूट और रूट एपिकल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, कॉर्क कैम्बियम रूट और शूट दोनों में होता है। बोलो ऐसे। वेस्कुलर कैम्बियम में दोनों में होती है, लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम में ये डिफरेंशिएशन है ना इंट्रा इंटर का, ये केवल स्टेम में होता है, रूट में नहीं। ये डिफरेंशिएशन आपने विद इन द बंडल और बिटवीन द बंडल्स, विद इन द बंडल और बिटवीन द, ये कॉन्सेप्ट केवल स्टेम पर एप्लीकेबल है, वो भी डाइकोट स्टेम पर, मोनोकोट पे भी नहीं। मोनोकोट तो ग्रोथ ही नहीं करते, मोनोकोट का भी ये कैम्बियम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मोनोकोट्स में ये तो है, मोनोकोट्स में ये केवल डाइकोट में है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और सुना क्या हाल है? बढ़िया। आप गुस्सा कर ले तू। तो ऑस्मोसिस का यहाँ क्या मतलब है? तो ये कह रहा है कि ये ऑस्मोसिस में ये जो सेल्स हैं वो हेल्प करती हैं? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आगे बढ़े भाई, चलो। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है सेल डिवीजन करवाना। क्या करवाना? मैं हमेशा एक बात क्लास में बोलता हूं कि खिचड़ी दिमाग में नहीं बनानी, घर पे बनानी है बर्तन में, और बना के खाओ। बीमार आदमी ठीक होता है, दिमाग में बनेगी तो हाँ सही आदमी बीमार हो जाता है। और यही कर रहा है ये। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि उसको लग रहा है कि जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल का नाम आ गया ना, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट के साथ मिला के क्या कर देते हैं, हाँ, जिसमें इसका कोई काम नहीं है अभी। सिंपल बात समझनी है कि जाइलम फ्लोएम का काम है पानी को कहां ले जाना। सही है बात या नहीं? और मैंने ये भी कहा था कि आसपास की लिविंग सेल्स को भी वाटर मिल जाता है पिट्स के थ्रू। हाँ या ना? यस और नो? और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम केवल और केवल क्या है? सेल डिवीजन। यहां पर जब मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टर्स बताए, तो कहीं पर भी मैंने ट्रांसपोर्ट की बात की? क्यों? क्योंकि इन सेल्स का काम केवल और केवल क्या करना है। और ये कैसी सेल्स हैं? और ट्रांसलोकेशन हमेशा मैच्योर सेल्स करती हैं। कौन करती हैं? इसलिए इसको जोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत आपको ना, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे। क्लियर है बात? बढ़े आगे। अब बताइए कि भाई हम मेरिस्टेम के, ये तो हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं, केवल क्या पढ़े हैं। अब इसकी डिटेल करना शुरू करेंगे, तो मेरिस्टेम को ऑरिजिन से शुरू करते हैं। बोलो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेस पर, किसके बेस पर? मेरिस्टेम के टाइप। सही है बात या नहीं? सबसे पहला बोलो प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम से बनता है बोलो प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है बोलो सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है? प्रो मेरिस्टेम कहां होता है? कहां होता है? सीड में। प्रो मेरिस्टेम इज फाउंड इन सीड में। एक स्ट्रक्चर है बच्चे, इसको नाम देते हैं एम्ब्रियो। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, बोलो प्लूम्यूल, ये होता है शूट का टिप, और एक रूट वाला टिप होता है रेडिकल, है ना? ये है बोलो प्रो मेरिस्टेम। क्योंकि अभी तक प्लांट तो बना ही नहीं ना, प्लांट तो अभी तक प्लांट तो अभी तक
बना ही नहीं है, हाँ या ना? तो अब प्लांट से पहले का जो मेरिस्टेम होता है सीड के अंदर, उसे कहते हैं प्रो मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? अब बताओ, प्रो मेरिस्टेम की सेल्स डिवाइड करती हैं, हाँ या ना? सेल डिवीजन का मतलब हो गया कि सीड का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और जर्मिनेशन से प्लांट बनता है पहली बार, हाँ या ना? और इस प्लांट को अपनी क्या करनी है बच्चे, लेंथ इंक्रीज करनी है, यस और नो? ये जो बॉडी बनी है, इस बॉडी में क्या क्या बनेगा? बोलो रूट, बोलो स्टेम, और बोलो लीव्स, हाँ या ना? और क्या बनेंगी? लीव्स, हाँ या ना? इसको पता है क्या बोलेंगे हम? बोलो प्राइमरी प्लांट बॉडी। मतलब ऐसा टिश्यू जो प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाएगा ना, किसको? वो सेल्स हमें कहां से मिलेंगी? प्राइमरी मेरिस्टेम से। पूछो कौन से मेरिस्टेम से? एक तो मिलेगा बोलो शूट एपिकल मेरिस्टेम से। किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? और दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम से। और जब प्लांट बॉडी, प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट फॉर्मेशन हो गया है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन मतलब प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज करने, तो एक टाइम के बाद प्लांट को लगेगा कि यार लेंथ में तो मैं बढ़ ही रहा हूं, अब मुझे क्या बढ़ाना चाहिए? गर्थ बढ़ाना चाहिए, डायमीटर बढ़ाना चाहिए, विड्थ बढ़ानी चाहिए, तो फिर क्या काम करेगा? तो इसका मतलब प्रो मेरिस्टेम से सबसे पहले कौन सा मेरिस्टेम बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल। और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? और जब प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्लांट लेंथ में ग्रोथ कर लेगा, तो उसके बाद डिमांड किसकी आई? डायामीटर बढ़ाने की, गर्थ बढ़ाने की, हाँ या ना? और जब आप गर्थ बढ़ाएंगे तो आप किस में चले जाएंगे? सही है बात या नहीं? और सेकेंडरी मेरिस्टेम में वही बात है कि अगर मैं स्टेम का आपको टीएस पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं? किसका? तो स्टेम के टीएस में सबसे बाहर क्या पढ़ोगे? एपिडर्मिस। और यहां क्या पढ़ोगे? और इसके अंदर की तरफ हम बताएंगे कि जाइलम और फ्लोयम है। जैसे मैंने ये चार बनाए ना, जाइलम, और इनके बाहर की तरफ फ्लोयम, सही है? तो जाइलम और फ्लोयम के बीच में जो कैम्बियम बनेगी, बोलो वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बनेगी? क्या बनेगी? और आपको पता है स्टेम में वेस्कुलर कैम्बियम में कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? इंट्राफेसिकुलर विद इन द वेस्कुलर बंडल, और इंटरफेसिकुलर बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? और दूसरी कैम्बियम बनेगी कोर्टेक्स वाले रीजन में। कहां पर? कहां पर? इसको क्या बोलोगे? कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम बताओ, क्या नाम है? क्या नाम है? फैलोजन। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? अच्छे से। तो बताइए ये किस में आएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम में। सही है बात या नहीं? तो इस ऐसा मेरिस्टेम जो पहली बार सीड में था, नाम प्लूम्यूलो रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट याद करो। फिर उसके बाद जब जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बनेगी, तो उसके पर जो मेरिस्टेम आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम में एग्जांपल क्या क्या है? अच्छा, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाते हैं? प्राइमरी बॉडी में क्या क्या आता है? और जब ये ग्रो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? इससे प्लांट का क्या बढ़ेगा? डायामीटर बढ़ेगा, गर्थ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। बिल्कुल। आरडीएक्स नाम का बच्चा है, वो कह रहा है कि सर मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है, समझ नहीं आता। मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? जब भी बात आती है मेरिस्टेम की, किसकी? तो आपको समझना है कि भाई मेरिस्टेम सेल भी हो सकती है और टिश्यू भी। लेकिन जब लिखा जाए मेरिस्टेमेटिक, तो पर्टिकुलर आप ग्रुप की ही बात कर रहे हो, सेल्स के। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बढ़े आगे? और कोई? हाँ, और सुना, क्या हाल है?
चलें भी आगे चलें, बताऊंगा बेटा मैं सब, हर बात बता के जाऊंगा क्लियरली, लेकिन अभी तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं किस पे चल रहा हूं, इंट्रोडक्शन पे। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सब तो एनसीईआरटी में है नहीं, हाँ या ना, लेकिन एनसीईआरटी ने शब्द लिख लिख के छोड़ दिए। अब उसने पहली लाइन में लिख दिया कि ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। अब बच्चे को पता ही नहीं कि लोकलाइज्ड कैसे होती है, तो पहले तो ये पता होगा कि मेरिस्टेम्स की लोकेशन क्या है। लोकेशन पता होगी तो आपको पता होगा कि भाई ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, बॉडी का हर पार्ट ग्रोथ नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ये जो टर्मिनोलॉजी है अभी, ये वाली, ये टर्मिनोलॉजी भी काम आएगी। पूछो कब आएगी? जब एनाटॉमी को हम डिटेल कर रहे होंगे। तो मेरे को बार बार सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बोलना थोड़ी पड़ेगा कि यहाँ कॉर्क कैम्बियम बन गई। फिर तो मैं कॉर्क कैम्बियम को डिटेल में समझाऊंगा कि कॉर्क कैम्बियम कैसे बनती है, कैसे काम करती है। मुझे कॉर्क कैम्बियम शब्द समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम बोलते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कॉर्टेक्स रीजन, और वेस्कुलर कैम्बियम बोलते ही आपके दिमाग में आ जाएगा जाइलम फ्लोएम। और जैसे मैं बोलूंगा इंटर, तो आप वेस्कुलर बंडल के बीच में, मैं बोलूंगा इंट्रा, आप बोलोगे विद इन वेस्कुलर बंडल। मैं बोलूंगा मार्जिनल मेरिस्टेम, आपको याद आ जाएगा लीफ के किनारों पर। मैं बोलूंगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, आपको याद आएगा स्टेम के इंटरनोड के बेस पर। तो अभी तो मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूं इस क्लास में, अभी एनाटॉमी डिटेल से तो शुरू हुई नहीं है, तो सब बातें करेंगे हम बढ़िया से, ठीक है। अब मेरे भाई जब मैंने लीफ ही लिख दिया, तो लीफ का मतलब मार्जिनल मेरिस्टेम हुआ या नहीं हुआ? तो मेरे को बता मार्जिनल मेरिस्टेम होता कहां है? चलें भी आगे, हाँ या ना? अब बातें क्या है कि जो आपको याद नहीं है ना, अब मैं आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन वही बात है कि बच्चा कहता है कि भाई हमें आप समझाओ कम और खिचड़ी बनाओ, क्योंकि आपकी बातें हमें समझ आ रही हैं, और आज तक हमें तो पता ही नहीं चला एनाटॉमी के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो हमें वैसा फील नहीं आ रहा जैसा आज तक आता था, क्योंकि एनाटॉमी तो रटने का, एनाटॉमी तो टफ है, एनाटॉमी तो याद ही नहीं होता, एनाटॉमी तो समझ आता ही नहीं। आपको मैं याद करवाता हूं, मैं मार्जिनल मेरिस्टेम पे इतना जोर क्यों नहीं दे रहा, मैं एपिकल मेरिस्टेम, रूट और शूट पे इतना जोर, मैं कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम को ही बार बार क्यों बोल रहा हूं? रीजन है, पूछो क्यों? क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ काम करते हैं। और याद करो, लीफ, फ्लावर और फ्रूट एक लिमिटेड ग्रोथ करते हैं, उसके बाद गिर जाते हैं। ये प्लांट में हमेशा नहीं दिखते। हमेशा कौन दिखता है? एपिकल मेरिस्टेम, शूट और रूट दोनों, और अगर प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो उसमें कैम्बियम दिखेगी, हाँ या ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा कहां से हैं? कॉर्क कैम्बियम और एपिकल और, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? लेकिन मैंने अगर क्या बोल दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें मार्जिनल मेरिस्टेम तो ऐड हो ही गया ना, या नहीं हुआ? बिल्कुल। आगे बढ़े। अब एक बात और याद करो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बात पढ़ी थी, और मैंने बोला थी एक बात, मैंने बोला था टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक एनाटॉमी में भी पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। लेकिन चार बातें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं आपको। आज एनाटॉमी कौन पढ़ा रहा है? तो वो तीनों शब्द, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, मैं आज भी बताऊंगा, लेकिन वो चार बातें नहीं बताऊंगा। ट्यूमर वाली, पैरेन्काइमा सेल को प्लांट से आइसोलेट करके डिवीजन करवाने वाली, और जो डिफ्यूजन डिफरेंशिएशन होता है वो ओपन टाइप का होता है और फिक्स लोकेशंस पर होता है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हम। लेकिन बाकी तीनों टर्म्स तो मैं आपको बता के, जैसे आपने कहा कि जो प्रो मेरिस्टेम है वो सबसे पहला मेरिस्टेम है सीड के अंदर, हाँ या ना? प्रो मेरिस्टेम जो है वो कहां पर है? सीड के अंदर है, सही है बात या नहीं? सबसे पहला मेरिस्टेम। यहां की सेल्स डिवाइड करती हैं तो किसको डेवलप करती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम को। याद है आपको, मेरिस्टेम का काम है सेल डिवीजन करना। प्राइमरी मेरिस्टेम में आपने याद किया है, बोलो, शूट, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम। सही बोल रहा हूं, हाँ या ना? तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या हुआ? सही है बात या नहीं? शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या हुआ? आदित्य कह रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम कहां होती है, बताएंगे बेटा, थोड़ा सा वेट तो कर, पोजीशन तक आने तो दे। एपिकल भी बताऊंगा, इंटरकैलरी बताऊंगा, एक्सिलरी बर्ड बताऊंगा, लेटरल बर्ड,
लेटरल ग्रोथ बताऊंगा, लेटरल ग्रोथ के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों समझाऊंगा, लेकिन वहां तक आने तो दो मुझे। नहीं समझ, मैंने कहा ना कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। मैं प्योर चलता हूँ एनसीईआरटी बेस्ड, और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रही है, ताकि जब आप घर पे जाके बैठें और पढ़ें तो एनसीईआरटी से आप टूटे नहीं। और हो ये जाता है कि आप जब नोट्स वोट्स बना लेते हो तो एनसीईआरटी से आप कनेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि लाइनें क्या होती हैं, आगे पीछे होती हैं आपके। अब तीसरे पेज पे जाके एनसीईआरटी के पहले पेज की लाइन लिखी होती है आपके नोट्स में, फिर वो चीजें मैच नहीं कर पाती, तो फिर आप किससे दूर हो जाते हो, एनसीईआरटी से, और किसके नजदीक हो जाते हो। और एग्जामिनर को ये तो पता ही नहीं था कि जगदीप सर क्या लिखवाते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने फिजियोलॉजी में हर बार आपको बोला कि बेटा रुक जा, मैं आगे चल के ये बात बहुत बढ़िया से तेरे को क्लियर करूंगा, रुक जा, आगे चल के ये बात बहुत बढ़िया से। तो एनाटॉमी के अंदर भी वही है, पढ़ा तो मैं ही रहा हूं ना, तो मेरे साथ साथ चलो, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और बिल्कुल शानदार वाली। और एक बार पढ़ना और साथ में एनसीईआरटी घर पे जाके रिवाइज करना, ठीक है। बढ़ू आगे। एक बच्चा है ऑनलाइन उधर 501 नंबर का, मैं पढ़ा रहा था तब आता है वो, बार बार कभी कभी आता है बीच बीच में, जायती नाम है। आज उसने लगातार मुझे तीन बातें बोली। पहला, क्लासेस रोज क्यों लगती हैं। हाँ, क्लासेस रोज क्यों लगती हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई सिलेबस 2 साल का 1 साल में करना है, वो भी 10 महीने के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो आपके मेजर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 9 से 10 महीने में सिलेबस पूरा करना है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, रोज क्लास लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, रोज इतना मत पढ़ाया करो। और मैं मजे की बात बता दूं बच्चे, मैं आज तक का रिकॉर्ड है मेरा क्लास का, मैंने एनसीईआरटी के 1.5 या 2 पेज से ज्यादा कभी पढ़ाया ही नहीं है क्लास में। आप घर पे जाकर रिवाइज करना कभी भी। मैक्सिमम एक पीरियड के अंदर 1.5 घंटे क्लास में 3 पेज सिर्फ मैं एक ही जगह पे पढ़ाता हूँ। पूछो कहाँ। फोटोसिंथेसिस की केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एक साथ पढ़ाता हूँ 213 से 215 तक। उसके अलावा मैं 3 पेज कभी नहीं पढ़ाता। मैक्सिमम होता है 1.5 या 2 पेज, आप घर पे जाके देखना कभी भी। इससे ज्यादा कभी कवर ही नहीं करता मैं। और फिर भी बच्चा मुझे क्या कह रहा है कि इतना क्यों पढ़ाते हो। समझ रहे मेरी बात है ना। और मैंने आज तक एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया मैं, प्योर लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी चलती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, काम करिए सही, जो काम आए अपने बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। आरडीएस कह रहा है कि आपकी क्लास में दिल थाम के बैठना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं बच्चे, तूने शब्द गलत चूज कर लिया। आपकी क्लास में एनसीईआरटी पकड़ के या थाम के बैठना पड़ता है, दिल नहीं। हाँ हाँ, चलो है बेटा। तीसरी बात बोली कि मैं ऐसे पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला कि भाई को प्रॉब्लम, तो सबने कहा नो प्रॉब्लम। तो उस बच्चे का रिप्लाई, एक और बच्चे का रिप्लाई आया मेरे पास, दूसरा बच्चा था कोई, उनने कहा कि सर एक ही प्रॉब्लम है बस, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता हमसे। हम सारा दिन पढ़ने बैठते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही करते रह जाते हैं, बायोलॉजी को हम ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं इस बात का इससे कहा वो सॉल्यूशन, मैंने पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा बोर्ड पे इतना पढ़ा दिया, मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम। तो इससे उस बात का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे खिचड़ी नहीं करनी टॉपिक्स की। आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम जो याद करेंगे उसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इसका काम है क्या करना, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन से क्या बनेंगी, बोलो न्यू सेल्स। पढ़ाया था मैंने आपको। आप मान लो कि आपके पास यहां मेरिस्टेम में सेल्स कितनी है, 10 है। और जब आपने नई सेल्स बनाई तो कितनी बन गई, तो 20 में से 10 तो मेरिस्टेम ही रहेंगी ना, यस और नो। लेकिन 10 बनी हुई नई सेल्स फिर से क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्योंकि जो डिवाइड करनी थी वो तो 10 गई, भाई बाकी 10 क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। और जब पहली बार प्राइमरी मेरिस्टेम से कोई सेल मैच्योर होती है तो उसको हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में रखते हैं। किस में रखते हैं, यहां के टिश्यू को मैच्योर टिश्यू भी कहा जाता है, हाँ या ना, यस और नो। इसमें मैंने एग्जांपल पढ़ाए थे, जैसे मैंने कहा था प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, याद है आपको, और प्राइमरी फ्लोयम।
सही है। और याद रखें कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाली सेल्स मैच्योर होती हैं या परमानेंट होती हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कौन था डी डिफरेंशिएशन वाला इधर से? डी डिफरेंशिएशन कौन बोला? ऐसे नहीं, क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा था तब आप क्लास में थी नहीं शायद, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? सेल्स का मैच्योर होना। पढ़ाया था मैंने ऐसा। फिर मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैच्योर सेल्स भी डिवाइड कर सकती हैं, हाँ या ना? सॉरी, जब कोई मैच्योर सेल डिवाइड करे, बोलो ऐसे, तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अच्छा, प्रोसेस को बोला। हाँ हाँ हाँ, प्राइमरी परमानेंट सेल है, टिश्यू है, अगर वो डिवीजन करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और सेकेंडरी मेरिस्टेम के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। यस और नो? और सेकेंडरी मेरिस्टेम में बोलो एग्जांपल याद करेंगे, एक तो, और दूसरा इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। सही है बात या नहीं? और फिर हम कह रहे हैं कि भाई सेकेंडरी सेल्स क्या करेंगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल क्या करेंगी? सेल डिवीजन से क्या बनाएंगी? न्यू सेल्स। और नई बनने वाली सेल्स में से कुछ तो डिविजनल रहेंगी और कुछ फिर परमानेंट हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सही है बात या नहीं? यस और नो? यहां पर एग्जांपल पढ़ेंगे, बोलो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम। सही है। और इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा, बोलो री डिफरेंशिएशन। क्या नाम हो जाएगा? बोलो डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन तो सेम बात है, क्योंकि इनमें दोनों बार सेल्स मैच्योर होती हैं। बस जब सेल प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स मैच्योर हो रही हो तो, और सेकेंडरी मेरिस्टेम की सेल्स मैच्योर हो रही हो तो। सही है बात या नहीं? लेकिन जब कोई परमानेंट सेल डिवीजन करने लग जाए तो, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर रहेंगी, हाँ या ना? अच्छे से। तो आप बताइए, हमने पहले पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तीन टाइप का मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी और। फिर आप बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जब सेल्स बनती हैं तो तीन प्रोसेस याद करने हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और। अगर टर्म आती है डी डिफरेंशिएशन तो मतलब इसका हो जाता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो रहा, और अगर टर्म आ जाती है ओनली डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब सेल्स मैच्योर हो रही, और अगर टर्म आती है प्योरली री डिफरेंशिएशन तो इसका भी मतलब यही है कि सेल मैच्योर हो रही है। तो मैच्योर हो रही है तो डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, और डिविजनल हो रही है मैच्योर से तो डी डिफरेंशिएशन। रहेगा नाम याद, हाँ या ना? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब बताओ मेरिस्टेम, बताओ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। प्लांट बॉडी में मेरिस्टेम की पोजीशन के बेसिस पर सबसे पहला मेरिस्टेम आएगा, बोलो एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा? कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, हाँ या ना? बोलो एपिकल मेरिस्टेम इस टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम किसका टाइप है? एपिकल मेरिस्टेम किसका टाइप है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। किसका? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और साथ ही साथ याद करिए, बोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं कहूं कि भाई ये प्लांट है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, और ये सूट। अब ये सूट का टिप और ये, तो इसको बोलेंगे, बोलो शूट
एपिकल मेरिस्टेम, और इसे क्या कहेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एक तो हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा, ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? किसके हैं? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? एंड एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं बच्चे, वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, हाँ या ना? मैं एक बात समझाता हूं। एपिकल मेरिस्टेम के एनसीईआरटी ने दोनों डायग्राम पढ़ाए हैं 85 नंबर पेज पे ऊपर। रूट एपिकल मेरिस्टेम का भी डायग्राम है और शूट एपिकल मेरिस्टेम का भी डायग्राम है। यहां एक बात का ध्यान रखिए आप, जैसे मान लो मैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं, जैसे ऐसे रूट एपिकल मेरिस्टेम का एनसीईआरटी डायग्राम पढ़ा रही है, तो बोलो टिप वाले रीजन में एनसीईआरटी ने पढ़ाया रूट कैप, सही है, और रूट कैप के पीछे की तरफ मेरिस्टेम है, सही है। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट कैप के ठीक, इसका मतलब यह है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो सब टर्मिनल होता है। सब टर्मिनल का मतलब है कि टर्मिनल पार्ट से थोड़ा पीछे, क्योंकि टर्मिनल पार्ट पर बिल्कुल एपेक्स पर तो रूट कैप है। कौन है? और अगर वहीं आप एनसीईआरटी से डायग्राम शूट एपिकल मेरिस्टेम का देखोगे, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा है। दिख रहा है साइड में डायग्राम आपको? तो आप बताइए, ये वाला हिस्सा मेरिस्टेमेटिक हिस्सा है ना? ये जो यहां पर सेल्स प्रेजेंट है ना, ये टिश्यू कौन सा टिश्यू है? बोलो, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, सही है। और साइड में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये दिख रही है लीफ प्राइमोडियम, इससे लीफ बनेगी फ्यूचर में जाके। लेकिन आप बताइए कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, उसके ऊपर कोई कैप वैप नहीं है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके ऊपर कोई, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम के फ्रंट में कौन है, लेकिन शूट पे। तो आप बताइए कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टर्मिनल होता है, कैसा होता है? कौन समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? रूट एपिकल मेरिस्टेम कैसा है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टेम के फ्रंट में कौन है? पूछो क्यों? क्योंकि रूट को ग्रोथ करना है सॉइल में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन। जब आप ग्रेविटेशन की तरफ जा रहे हैं तो सॉइल पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन से मेरिस्टेम डैमेज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? क्या प्रेजेंट होती हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? और इधर कौन है? ये शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल होता है, इसके टिप पे कोई नहीं है, क्योंकि इसको तो फोटोट्रोपिक ग्रोथ करनी है और एटमॉस्फेयर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन वाला केस नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कि बच्चा मुझसे क्या कहता है, वो सीड जब बाहर निकलता है तब, तो हम कहते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर काम कर जाता है तब, सही है। या फिर अगर डाइकोट है तो उसमें एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हेल्प कर देते हैं। पढ़ा था ना ऐसे हमने? बातें सारी जुड़ी हुई हैं। नहीं समझ रही आप मेरी बात? बड़े आगे यहां से, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो बताओ। ये एपिकल मेरिस्टेम कौन, नेचर में कैसा? प्राइमरी, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द पोजीशन के बेस पर। जो दूसरा मेरिस्टेम आपको याद करना है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम पढ़ने के लिए क्या करना है कि भाई, जैसे हमने ये टिप पढ़ा था ना, ये बोलो, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। कॉपी बना लूं इसकी मैं? इसकी नहीं बना रहा, पहले मैं सेल्स बना लूं यहां पर। हमें क्या आदत थोड़ी सी डिजिटल की कम थी, अब धीरे धीरे आदत लग रही है, तो थोड़ा फायदा भी ले रहे हैं।
नहीं तो हाथ में यहाँ 5 मार्कर होते थे, 2 काले जो सबसे ज्यादा चलते थे, एक हरा एक लाल, है ना, और एक नीला, डार्क डार्क ब्लू। 5 मार्कर हाथ में, पांचों के कैप ओपन, और फिर वो ऐसे मतलब 4 इधर, 5वां एक हाथ में इधर रहता था, तो उठा उठा के निकाल निकाल के, तो पैंट जो होती थी वो यहाँ से मतलब इधर से खराब ही रहती थी, है ना। तो पहले चौक चलता था, तो उस टाइम पे शरीर पे चौक ही चौक होता था, ऊपर से लेके नीचे तक। नहीं, हाँ, दाढ़ी मेरी कई बार तो ऐसे वाइटिश वाइटिश हो जाती थी। तो जैसे ना ये एक शूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है, इसमें कईयों को तो मैं दिख रहा हूँ ना खुद, है ना। बोले जब सपने में आते हैं सर, ऐसे ही आते हैं, नहीं, वो कुछ ऐसा ही होता है। बोलो, शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम की ये डिविजनल सेल्स हैं, हाँ या ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये लीफ प्राइमोडिया है, सही है बात या नहीं। और यहाँ की सेल्स क्या कर रही हैं, डिवीजन कर रही हैं। बताओ, जब यहाँ की सेल्स डिवाइड करेंगी तो ये डिविजनल टिश्यू आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब ये जो डिवीजन करने वाली सेल्स है वो तो आगे बढ़ेंगी, और जो मैच्योर सेल्स हैं वो पीछे की तरफ रह जाएंगी। तो इधर ये मैच्योर सेल्स रह गए स्टेम के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो टिप की तरफ क्या जा रहा है, सही है बात या नहीं। मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है वो तो कहाँ गया, टिप की तरफ, सही है बात या नहीं। और नीचे की तरफ कौन बढ़ रहा है, तो यहां मैच्योर सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मेरिस्टेम डिवीजन करके आगे बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है कि जब मेरिस्टेम यहां से डिवीजन करता हुआ आगे बढ़ता है, तो पीछे क्या करता है कि एक जगह पे कुछ डिविजनल सेल्स छोड़ जाता है, कुछ डिविजनल सेल्स। ये तो अभी अभी लेटेस्ट वाला है जो यहां छोड़ के गया ये, हाँ या ना। लेकिन इससे पहले भी तो ये काम कर रहा होगा ये, या नहीं। तब भी छोड़ के गया था यहां डिविजनल सेल्स को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। ये जो स्ट्रक्चर जहां डिविजनल सेल्स को छोड़ दिया है, यहां पर डेवलप होती है क्या, किससे, कि जो लीफ प्राइमोडिया यहां पर था वो किस में डेवलप हो जाएगा, और इस जगह को हम बोलना शुरू कर देंगे नोड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और आप बताइए, दो नोड के बीच का जो लेंथ होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, यस और नो। और बताइए, इंटर नोड के बेस पर, बोलो ऐसे, ये जो टिश्यू बच गया है इसे कहेंगे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलें। बताओ, इस इंटरनोड की सेल्स मैच्योर हैं या नहीं है, मैच्योर हैं तभी तो ये स्टेम बन गया है। और इधर की तरफ ये जो स्टेम है, क्या इसकी सेल्स भी मैच्योर हैं, हाँ या ना। तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आप, तो एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम बिटवीन मैच्योर टिश्यूज या बिटवीन मैच्योर सेल्स। आप बताओ, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इंटरनोड की बेस पर होता है, इंटरनोड के, इंटरनोड के। तो दोनों तरफ क्या मिलती हैं, दोनों तरफ क्या मिलती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। दोनों तरफ क्या मिलेंगी, मैच्योर सेल्स। समझ रहे हैं मेरी बात, यस और नो, अच्छे से। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाउंड बिटवीन मैच्योर सेल्स। पूछो कैसे, बता दिया ना मैंने अभी आप, कि दोनों तरफ इंटरनोड होती है, इंटरनोड के बेस पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, तो दोनों तरफ की इंटरनोड तो मैच्योर है, हाँ या ना, अच्छे से। कल जब मैं क्लास में आऊं तो मुझे बताना कि सर इंटरकैलरी मेरिस्टेम चल रहा। अभी बाकी हैं बातें काफी सारी, एनसीईआरटी शुरू करेंगे कल दोबारा फिर से पढ़ना, यहीं से शुरू करेंगे।
ठीक है बात या नहीं? कहां से? चलो मिलते हैं फिर। वेट करना थोड़ा सा।